हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्र कुमार। हम लोग मशीन में डिस्कस कर रहे थे, डीसी मशीन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में इसका दो पार्ट पहले ही बना चुके हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग का तीसरा पार्ट है। आर्मेचर वाइंडिंग आपके जेई एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी पहले दो वीडियो में कुछ डिस्कस कर चुके हैं। उसमें पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि कंडक्टर क्या होता है, टर्न क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है। इसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बैक पिच के बारे में, फ्रंट पिच के बारे में, कम्यूटेटर पिच, रिजल्टेंट पिच, ये सब सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि लैप वाइंडिंग क्या होता है, बेल वाइंडिंग क्या होता है, इसके बारे में बेसिक देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैप वाइंडिंग, यानी लैप वाइंडिंग की कुछ प्रॉपर्टी या गुण देखते हैं। आपको ये चीज़ पूरा अच्छा समझ आए, इसके लिए आपको आर्मेचर वाइंडिंग को बिल्कुल शुरू से पढ़ना होगा। यानी इससे पहले जो आर्मेचर वाइंडिंग का दो वीडियो बना हुआ है उसको आप पहले जाकर के देख लीजिएगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैप वाइंडिंग, यानी लैप वाइंडिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल लिए थे, उसमें हम लोग फ्रंट पिच, बैक पिच, कम्यूटेटर पिच, रिजल्टेंट पिच, ये सारा चीज़ हम लोग निकाले थे। तो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैप वाइंडिंग, यानी लैप वाइंडिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी होता है वो देखते हैं। तो इसका पहला प्रॉपर्टी होता है कि जो बैक पिच होगा वो फ्रंट पिच से ज़्यादा या कम हो सकता है। तो ज़्यादा या कम किस फैक्टर से होगा? 2m फैक्टर से ज़्यादा या कम होगा। यानी बैक पिच ग्रेटर देन और लेस देन बाई फैक्टर 2m, यानी बाई, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है तो लिख सकते हैं बाई बी इक्वल टू बाई एफ प्लस माइनस 2m, जहाँ m क्या है? m इक्वल टू मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, m इक्वल टू 1 फॉर सिंप्लेक्स वाइंडिंग, और m इक्वल टू 2 फॉर डप्लेक्स वाइंडिंग। इसी तरह से m इक्वल टू 3 फॉर ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। अब देखिए मल्टीप्लेक्स, डप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग क्या होता है। तो आपको हम जो वाइंडिंग अभी तक बताए थे, जो एग्जांपल में ले रहे थे, वो आपका सिंप्लेक्स वाइंडिंग था। क्या था? सिंप्लेक्स वाइंडिंग। डप्लेक्स वाइंडिंग में क्या था? जिस तरह से आप वाइंडिंग सिंप्लेक्स वाइंडिंग किए थे, डप्लेक्स में क्या करेंगे कि जैसे स्लोप नंबर 1 में आप एक कंडक्टर रख रहे थे। जैसे देखिए, आप सिंप्लेक्स वाइंडिंग में क्या कर रहे थे? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में इस तरफ ले जा रहे थे ना, यह है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो डप्लेक्स लैप वाइंडिंग में आपको क्या करना है? यह सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या करना है कि जैसे एक नंबर स्लोट में ये कंडक्टर रखें, तो जस्ट बगल वाला स्लोट में एक और पैरेलल में लेते जाइए साथ ही साथ। मतलब हर जगह पर इसके पैरेलल में एक कंडक्टर जाएगा। तो डप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग यूज करने से होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं पहले एक ये वाइंडिंग था तो एक पैरेलल पाथ था, अब डप्लेक्स आप यूज किए हैं तो एक और पाथ हो गया करंट के लिए। तो डप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स जितना हम लोग मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बढ़ाते जाते हैं, तो मान लेते हैं पहले से हम इसमें करंट आ ही जा रहा था, पैरेलल पाथ में करंट वाइंडिंग से होकर के करंट आ ही जा रहा था। तो अब जब डप्लेक्स यूज करेंगे तो करंट, उससे जाने वाला करंट हो जाएगा IA/2, यानी करंट डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग जितना ही मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बढ़ाते जाते हैं, डप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, इसका बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस होता है करंट रेटिंग को बढ़ाना। इसीलिए मतलब डप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स सिर्फ और सिर्फ हम लोग करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो डप्लेक्स वाइंडिंग में क्या करते हैं? डप्लेक्स वाइंडिंग में जस्ट अल्टरनेट स्लोट में, मतलब उसके जस्ट बाद वाला स्लोट में उसी तरह से हम लोग एक और वाइंडिंग रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाई एफ प्लस माइनस 2। तो ये प्लस माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए और माइनस होता है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए। तो प्लस होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, और माइनस होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए।
अब देखिए प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग क्या होता है। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग जो होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है और रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है। जैसे अभी तक हम एग्जाम्पल जो ले रहे थे वो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग था। एग्जाम्पल क्या ले रहे थे, देखिए इस तरह से बाइंडिंग जा रहा था, इस तरह से बाइंडिंग जा रहा था। इसके बाद देखिए तो ये बाइंडिंग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहा है, ये बाइंडिंग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहा है, ये बाइंडिंग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी बाइंडिंग को हम अगर हम इस तरह से करें, देखिएगा इसी बाइंडिंग में अगर लैप बाइंडिंग हम बनाए, लैप बाइंडिंग हम बनाए देखिए तो इस बाइंडिंग को जरा देखिए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखिए इसको हम यहाँ से स्टार्ट किए तो ये धीरे धीरे इस यानी राइट की ओर बढ़ रहा, इस तरफ बढ़ रहा। लेकिन इस बाइंडिंग को देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है। किस ओर बढ़ रहा है? इस ओर बढ़ रहा है। तो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग क्या होता है? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग लेफ्ट से राइट की ओर जाता है और रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। तो बैक पिच इक्वल टू फ्रंट पिच प्लस 2m होगा प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए और बाईएफ माइनस 2m होगा रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ एक चीज बताइए, तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बाइंडिंग प्रोग्रेसिव होगा, अगर बाइंडिंग प्रोग्रेसिव होगा तो बैक पिच ग्रेटर देन फ्रंट पिच। अगर बाइंडिंग प्रोग्रेसिव होगा, ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है, तो इस केस में बैक पिच ग्रेटर देन फ्रंट पिच होगा। जब बाइंडिंग प्रोग्रेसिव होगा तो बैक पिच ग्रेटर देन फ्रंट पिच होगा क्योंकि यहाँ प्लस होगा। और जब बाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव होगा, जैसे देखिए रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग है, तो इस केस में आपका बैक पिच लेस देन फ्रंट पिच होगा, बैक पिच लेस देन फ्रंट पिच होगा। तो ये हम लोग देखिए प्रोग्रेसिव बाइंडिंग और रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है और रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में आपका बैक पिच ज़्यादा होगा और रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में आपका फ्रंट पिच ज़्यादा होगा बैक पिच से। अब इसमें देखिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कि लैप बाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों और होता है। लैप बाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों हमेशा और होता है। इसके बाद इसका अगला प्रॉपर्टी जो होता है वो ये होता है कि एवरेज पिच, कोई भी बाइंडिंग हो आपका एवरेज पिच हमेशा क्या होगा? आपका एवरेज पिच हमेशा होगा बाई बी प्लस बाई एफ बाई 2। एवरेज पिच आपका हमेशा बाई बी प्लस बाई एफ बाई 2 होगा। एवरेज पिच हमेशा यही होगा। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है? लैप बाइंडिंग में एवरेज पिच जो होता है वो पोल पिच के बराबर होता है। लैप बाइंडिंग में एवरेज पिच तो इतना होता ही है, कोई बाइंडिंग हो एवरेज पिच इतना होगा ही। तो लैप बाइंडिंग में एवरेज पिच पोल पिच के बराबर होता है। और अगर पोल पिच को हम लोग कंडक्टर के टर्म में निकालें तो उसको लिख सकते हैं कंडक्टर पर पोल यानी ZYP। क्या लिख सकते हैं? कंडक्टर पर पोल यानी ZYP। तो लैप बाइंडिंग में एवरेज पिच पोल पिच के बराबर होता है। पोल पिच किसके बराबर होता है? ZYP यानी कंडक्टर पर पोल। अगर हम पोल पिच को लिखना चाहें तो स्लोट के टर्म में लिखेंगे तो स्लोट पर पोल भी लिख सकते हैं यानी स्लोट बाई पी भी लिख सकते हैं, स्लोट बाई पी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर इसको हम थीटा इलेक्ट्रिकल में लिखना चाहें तो आपको ये चीज़ बताए हैं कि पोल पिच थीटा इलेक्ट्रिकल में हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री हमेशा थीटा ई में, थीटा इलेक्ट्रिकल। यही अगर थीटा मैकेनिकल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 360 बाई नंबर ऑफ पोल। ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि पोल पिच को कंडक्टर के टर्म में लिखेंगे तो ZYP यानी कंडक्टर पर पोल या स्लोट पर पोल या 180 डिग्री हमेशा 180 डिग्री होगा थीटा इलेक्ट्रिकल के टर्म में। और थीटा मैकेनिकल के टर्म में, ये थीटा मैकेनिकल के टर्म में है, थीटा मैकेनिकल के टर्म में, थीटा मैकेनिकल के टर्म में लिखेंगे तो 360 बाई पी भी लिख सकते हैं। तो इसका 3 प्रॉपर्टी देखिए। पहला प्रॉपर्टी जो बैक पिच होगा वो फ्रंट पिच प्लस माइनस 2m होगा। दूसरा प्रॉपर्टी बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों हमेशा ऑड होगा और एवरेज पिच जो होगा वो पोल पिच के बराबर होगा। इसका अगला प्रॉपर्टी होता है रिजल्टेंट पिच इक्वल टू 2m। रिजल्टेंट पिच इक्वल टू 2m।
यानी जो रिजल्टेंट पिच आपका आएगा वो 2m के बराबर आएगा, जहां m क्या है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, m क्या है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, यानी सिंपलेक्स वाइंडिंग के लिए जो रिजल्टेंट पिच आएगा वो 2 आएगा, सिंपलेक्स वाइंडिंग के लिए रिजल्टेंट पिच 2 आएगा, इसी तरह से डबलेक्स वाइंडिंग के लिए रिजल्टेंट पिच 4 आएगा, इसी तरह से ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए रिजल्टेंट पिच आपका 6 आएगा। इसका अगला प्रॉपर्टी जो होता है कम्यूटेटर पिच YC इक्वल टू कम्यूटेटर पिच YC इक्वल टू M, कम्यूटेटर पिच YC इक्वल टू M, यानी कम्यूटेटर पिच जो इसमें होता है वो M के बराबर होता है, यानी सिंपलेक्स वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच 1 होगा, यानी लगातार दो कंजुगेटिव वाइंडिंग, रिजल्टेंट पिच क्या होता है, लगातार दो कंजुगेटिव वाइंडिंग किस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड रहता है उसी को हम लोग रिजल्टेंट कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। तो इसका जो कम्यूटेटर पिच होगा वो m के बराबर होगा, यानी अगर सिंपलेक्स वाइंडिंग के लिए देखें तो इसका कंजुगेटिव वाइंडिंग यानी लगातार दो वाइंडिंग लगातार दो कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि सिंपलेक्स वाइंडिंग के लिए m इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कम्यूटेटर पिच इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी लगातार दो वाइंडिंग यानी लगातार दो कॉइल या बोल सकते हैं दो कंजुगेटिव कॉइल्स लगातार दो कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद इसका अगला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है इसमें पैरेलल पाथ जिसको हम लोग ए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल पाथ को ए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आपका पैरेलल पाथ MP के बराबर होता है, MP, जहां M क्या है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और P क्या है नंबर ऑफ पोल। क्या बोले इसका छठा प्रॉपर्टी A इक्वल टू, A क्या है पैरेलल पाथ, लाइक बाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितना होता है MP के बराबर, m क्या है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ पोल, यानी अगर फॉर m इक्वल टू 1 यानी सिंपलेक्स वाइंडिंग के लिए m इक्वल टू 1 होगा तो a इक्वल टू p हो जाएगा। डबलेक्स वाइंडिंग के लिए अगर देखें तो m इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा 2 इंटू p, यानी अगर चार पोल जनरेटर के लिए देखें तो आपका पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सिंपलेक्स वाइंडिंग के लिए 4 हो जाएगा। तो आर्मेचर में इसका लैप वाइंडिंग का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या देखें, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखें कि जो बैक पिच होगा वो फ्रंट पिच से ज़्यादा या कम होगा, किस फैक्टर से 2m से, ज़्यादा या कम होगा वो किस बात पर निर्भर करेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वाइंडिंग आपका प्रोग्रेसिव है या रेट्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव के लिए पॉजिटिव होगा, प्रोग्रेसिव के लिए पॉजिटिव होगा और रेट्रोग्रेसिव के लिए नेगेटिव होगा। और m क्या है, m है आपका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, 1 होगा सिंपलेक्स वाइंडिंग के लिए, 2 डबलेक्स वाइंडिंग के लिए, इसी तरह से 3 होगा ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए। अगला इसमें पॉइंट हम लोग देखें कि जो बैक पिच और फ्रंट पिच होगा वो दोनों हमेशा ऑड होगा, बैक पिच और फ्रंट पिच हमेशा ऑड होगा। एवरेज पिच जो होता है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाई 2 होता है, तो किसी भी वाइंडिंग में बाई एवरेज इक्वल टू बाई बी प्लस बाई एफ बाई 2। इसमें आपका रिजल्टेंट पिच इक्वल टू क्या होता है 2m, रिजल्टेंट पिच इक्वल टू 2m, कम्यूटेटर पिच इक्वल टू m, और पैरेलल पाथ यानी a, पैरेलल पाथ को हम लोग a से डिनोट करते हैं, तो a इक्वल टू होता है mp, m क्या है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और p नंबर ऑफ पोल। अच्छा इसमें अगर देखना इसमें साथ ही साथ नंबर ऑफ ब्रासेस इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ ब्रासेस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पोल यानी p, नंबर ऑफ ब्रासेस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल यानी p। तो इसका प्रॉपर्टी देखिए, पहला प्रॉपर्टी बाई बी बाई एफ प्लस माइनस 2, और बाई बी और बाई एफ यानी बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों ऑड होगा। बाई एवरेज जो यानी इसमें जो एवरेज पिच होता है वो पोल पिच के बराबर होता है, एवरेज पिच पोल पिच के बराबर होता है। इसके बाद देखें रिजल्टेंट पिच 2m के बराबर होता है, कम्यूटेटर पिच m के बराबर होता है, a यानी पैरेलल पाथ mp के बराबर होता है। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे अभी एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे एक मशीन है जिसमें हम बोल रहे हैं कि 100 कंडक्टर है, कंडक्टर कितना है, कंडक्टर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मशीन में 100 कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ पोल यानी जो पोल हम लोग ले रहे हैं 4 पोल का मशीन है, ठीक है। अच्छा लैप वाइंडिंग में तुरंत हम बताएं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी a किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। हम लोग यहाँ कितना नंबर ऑफ पोल ले रहे हैं, 4 नंबर ऑफ पोल ले रहे हैं। और देखिए 100 कंडक्टर लिए हैं और 4 पोल ले रहे हैं, 4 पोल ले रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी a इक्वल टू p इक्वल टू 4 यानी 4 पैरेलल पाथ होगा।
तो 4 को पैरेलल पाथ होगा तो हमको बताइए, जब 4 को पैरेलल पाथ है और 100 को कंडक्टर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हर एक पैरेलल पाथ में 25-25 कंडक्टर जुड़ा हुआ होगा सीरीज में। ध्यान से समझिए क्या हम बोल रहे हैं कि 100 को कंडक्टर है और 4 को पैरेलल पाथ है। तो 4 को पैरेलल पाथ है, इसका मतलब हर एक पैरेलल पाथ में 25-25 कंडक्टर सीरीज में जुड़ा हुआ होगा। इसे देखिए, इसको इस तरह से समझिए। इसे देखिए, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में 4 पैरेलल पाथ है, यानी हर एक पैरेलल पाथ से 25 कंडक्टर जुड़ा हुआ है। यानी 25 कंडक्टर इसमें जुड़ा हुआ है, 25 कंडक्टर इसमें जुड़ा हुआ है, 25 को इसमें सीरीज में जुड़ा हुआ है, 25 को इसमें सीरीज में जुड़ा हुआ है, 25 को इसमें सीरीज में जुड़ा हुआ है। तब तो जाकर के 100 हो रहा। 4 पैरेलल पाथ भी हो गया, हर एक में 25-25 कंडक्टर हो गया। यानी देखिए अब इसमें तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 100 हो गया ना। सब है 25-25 कंडक्टर हो गया, 4 को पैरेलल पाथ भी हो गया, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 100 हो गया। तब बताइए, अगर इसमें आपको बोलेगा लैप बाइंडिंग में, अगर इसको, ये तो हमें एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना है, अगर यही हम जनरल फॉर्म में बोले तो क्या बोल देंगे कि जो लैप बाइंडिंग होगा, लैप बाइंडिंग में कितना कंडक्टर सीरीज में ऐड होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 100/4 किए यानी 25, यानी इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो जेड वाई पी लिख सकते हैं, जेड वाई पी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपका लैप बाइंडिंग होगा उसमें सीरीज में कितने कंडक्टर ऐड होंगे, सीरीज में कितने कंडक्टर कनेक्टेड रहेंगे, जेड वाई पी सीरीज में जेड वाई पी कंडक्टर कनेक्टेड रहेंगे। अगर हम इसमें इसका हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें, तो देखिए तो रेजिस्टेंस किस तरह से निकलेगा। हम बोल रहे हैं कि जेड कंडक्टर है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इसका हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हम एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस मान रहे हैं, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं रो एल बाई ए। अब अगर हम एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस मान रहे हैं रो एल बाई ए, तो 25 कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ हम 25 ना लिख करके जेड वाई पी लिख देते हैं। जेड वाई पी लिखने से क्या होगा, जो भी फार्मूला आपका निकल के आएगा वो जनरल फॉर्म का फार्मूला निकल के आएगा, यानी वो सब पे अप्लाई होगा। तो हम 25 के जगह पर हर जगह पर जेड वाई पी लिख देते हैं, जेड वाई पी सीरीज में है। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो ब्रांच रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ब्रांच रेजिस्टेंस आपको आ जाएगा जेड वाई पी टाइम्स रो एल वाई ए। देखिए ये पी नहीं है, ये रो है, रो एल वाई ए। तो एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। अब बताइए, पैरेलल ब्रांच में हम पढ़े हैं कि अगर पैरेलल ब्रांच में बहुत सारा पैरेलल ब्रांच है, सभी का रेजिस्टेंस सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ ब्रांच रहता है उसको से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें, टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी RA, तो RA निकालना चाहें तो इसमें हम भागा दे देंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से। यानी अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता था पैरेलल में और दोनों का वैल्यू सेम रहता था तो हम लोग क्या कर देते थे, R/2 कर देते थे। अगर यही तीन रेजिस्टेंस रहता था तो R/3 कर देते थे। तो देखिए तो यहाँ कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यहाँ पे P है। यहाँ हम लोग 4 लिए हैं, नंबर ऑफ पोल 4 लिए हैं, इसलिए इसमें 4 पैरेलल पाथ दिखाए हैं। अगर नंबर ऑफ पोल P होता तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी P होता, यानी अगर 8 लीजिएगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी आपका 8 होगा। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे, यानी Z/P इंटू रो L/A में डिवाइड करेंगे कितना से, P से। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Z/P² इंटू रो L/A, Z/P² इंटू रो L/A। तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि लैप बाइंडिंग में आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है RA इक्वल टू Z/P² इंटू रो L/A
रो एल बाई ए, जहाँ रो एल बाई ए क्या है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो इसमें छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछ देता है, आपको कंपैरेटिव एग्जाम में पूछ देगा। जैसे देखिए यही क्वेश्चन आप ले लीजिए, यही क्वेश्चन में ले लीजिए, बोल रहा है कि आपको बोल देगा कि एक मशीन है जिसमें नंबर ऑफ कंडक्टर 100 है और एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको दे देगा R = 0.01 ओम। आपको एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस दे देगा 0.01 ओम, तो आपको बोलेगा आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालना है RA। तो क्या कीजिएगा, और पोल भी, नंबर ऑफ पोल भी इसमें 4 ही दिया, मान लेते हैं क्वेश्चन है नंबर ऑफ पोल 4 दिया, तो क्या कीजिएगा RA = Z यानी 100 बाई PS पर यानी 100 बाई 16 इंटू 0.01 यहाँ से निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर इसको आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि एक कंडक्टर का इतना हुआ, तो आप इसमें 4 पैरेलल पाथ है तो पहले 25 कंडक्टर का निकाल लीजिए और उसके बाद भागा दे दीजिए उसमें 4 से। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए उस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक कंडक्टर का इतना है तो 25 कंडक्टर का कितना हो जाएगा, 25 कंडक्टर का हो जाएगा 25 इंटू 0.01 और ये 25 कंडक्टर का हो जाएगा, यानी एक पैरेलल ब्रांच का होगा। अगर चारों पैरेलल ब्रांच का निकालेंगे तो 4 पैरेलल ब्रांच है तो 4 से भागा हो जाएगा, तो इतना बाई 4 हो जाएगा। यही आपका आ जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस। देखिए तो ये और ये सेम है, सेम नहीं लगा, देखिए इसको भी काट दीजिए, ये हो गया 25/4, अब सेम लग रहा है 25/4 इंटू 0.01। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे आपका न्यूमेरिकल इस पर फ्रेम हो जाता है। और इस पे भी आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये आपका एक कंडक्टर में, जैसे इस पे हम बोल दे रहे हैं, इस पे भी एक न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। जैसे बोल रहा है कि आपको एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना है, 2 वोल्ट। तो आपको एक कंडक्टर में 2 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और 100 कंडक्टर है और 4 वो पोल है, तो कितना ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना होगा, यानी मशीन का टोटल ईएमएफ कितना होगा। मशीन का ईएमएफ रेटिंग पूछ रहा है, तो अगर मशीन का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि मशीन में 100 कंडक्टर है और 4 वो पोल है, यानी 25 को कंडक्टर सीरीज में ऐड होगा। 25 कंडक्टर सीरीज में ऐड होगा तो 25 में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही आपका मशीन का ईएमएफ होगा। तो यहाँ से हम निकालना चाहें तो देखिए तो क्या निकाल सकते हैं, अगर मशीन का निकालना चाहें तो EG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी जनरेटेड ईएमएफ EG इक्वल टू, जनरेटर के केस में EG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कितना कंडक्टर सीरीज में ऐड है, 100/4 यानी 50 वोल्ट। देखिए यहाँ से फार्मूला भी है, Z/P 100/4 इतना कंडक्टर सीरीज में ऐड है और एक कंडक्टर में 2 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो आपका मशीन का रेटिंग कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। यानी मशीन कितना ईएमएफ इंड्यूस करा रहा है, 50 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस करा रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैप बाइंडिंग। तो हम लोग लैप बाइंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उसका हम समरी देखना चाहें या निचोड़ देखना चाहें तो ये बोल सकते हैं अभी तक जो बताया कैरेक्टरिस्टिक कि बैक पिच जो होगा वो फ्रंट पिच से +-2m, यानी फ्रंट पिच से ज़्यादा या कम 2m फैक्टर से हो सकता है, जहाँ m क्या है, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, और +- किस बात पर निर्भर करेगा, बाइंडिंग प्रोग्रेसिव है या रेट्रोग्रेसिव है। जब बाइंडिंग प्रोग्रेसिव होगा तो ये प्लस होगा और जब बाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव होगा तो उस कंडीशन में ये माइनस होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं कि जब बाइंडिंग प्रोग्रेसिव होगा तब ये प्लस होगा, यानी जो बैक पिच आपका आने वाला है वो फ्रंट पिच से अधिक होगा। यानी जब बाइंडिंग प्रोग्रेसिव होगा तो बैक पिच अधिक होगा फ्रंट पिच से, और जब रेट्रोग्रेसिव होगा तो उस केस में बैक पिच लेस देन होगा फ्रंट पिच से। उसके बाद हम लोग देखें कि बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों ऑड होगा। एवरेज पिच, लैप बाइंडिंग में एवरेज पिच पोल पिच के बराबर होता है, और जहाँ पोल पिच हम लोग देखे थे कि पोल पिच कंडक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, Z/P स्लॉट के टर्म में लिख सकते हैं, स्लॉट पर पोल, या तो यहाँ पे अगर थीटा इलेक्ट्रिकल के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 180 डिग्री, या 360/P थीटा मैकेनिकल के टर्म में। तो बाई एवरेज क्या होता है, पोल पिच के बराबर, यानी एवरेज पिच पोल पिच के बराबर होता है, रिजल्टेंट पिच 2m के बराबर होता है, कम्यूटेटर पिच m के बराबर होता है, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A MP के बराबर होता है, m मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और P नंबर ऑफ पोल।
और आर ए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है लैप वाइंडिंग में, वो किसके बराबर होता है, जेड बाई पी स्क्वायर रो एल बाई ए, जहाँ रो एल बाई क्या है, रो एल बाई ए है एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए है एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है जेड बाई पी स्क्वायर गुने एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी रो एल बाई ए। अब नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कितना कंडक्टर जो होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होगा, यानी एक पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, तो वो निकलता है जेड बाई पी से। तो यहाँ तक अभी हम लोग देखें, आई होप अभी तक जितना बताएं आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।